आईपीएल का फाइनल चल रहा है। आरसीबी की टीम चेस कर रही है और सामने है हैदराबाद की टीम। एक बढ़िया शुरुआत के बाद टीम कोलैप्स कर चुकी है और बैंगलोर के पास घुटने टेकने के अलावा कोई मौका नहीं है और इसी के साथ ट्रॉफी हैदराबाद की हुई। कप्तान गिलक्रिस्ट ट्रॉफी को लेने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि ट्रॉफी को लेने के लिए आगे तो कैप्टन डेविड वार्नर को बढ़ना था। ये 2016 के फाइनल में गिलक्रिस्ट क्या कर रहे हैं? दरअसल ये 2016 का फाइनल नहीं है, ये फाइनल है 2009 का, जब एक बार फिर आरसीबी के सामने थी हैदराबाद बेस्ड टीम डेक्कन चार्जर्स और उन्होंने 2009 के फाइनल को जीता था। डेक्कन चार्जर्स एक ऐसी टीम है जिसका कई फैंस ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित शर्मा से लेकर शिखर धवन तक, हर्षल गिब्स से लेकर एडम गिलक्रिस्ट तक कई महान प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। एक समय पर इस टीम की डोमिनेंस मुंबई इंडियंस और सीएसके जैसी ही हुआ करती थी, लेकिन 14 सितंबर 2012 को बीसीसीआई की तरफ से एक फैसला आया जिसमें इस टीम को बैन कर दिया गया। लेकिन क्यों लगाया गया ये बैन? कैसे बनी ये टीम सनराइजर्स हैदराबाद और क्यों किया इस टीम के मालिकों ने बीसीसीआई के ही खिलाफ केस? सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इस पूरे सिलसिले को ठीक ढंग से समझने के लिए चलिए चलते हैं 24 जनवरी 2008 को। ये वो दिन था जब पहली बार आईपीएल टीम्स के लिए नीलामी चल रही थी। इस नीलामी का हिस्सा था डेक्कन क्रॉनिकल्स नाम का एक मीडिया ग्रुप। आखिर में उन्होंने बिडिंग में जीत हासिल की और उन्हें मिली एक टीम जिसका नाम उन्होंने रखा डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। इस फ्रेंचाइज को खरीदने के लिए उन्हें उस समय $107 मिलियन खर्च करने पड़े थे। टीम खरीदने के बाद बारी थी ऑक्शन में अच्छा परफॉर्म करने की। ऑक्शन के जरिए डीसी यानी कि डेक्कन चार्जर्स ने एडम गिलक्रिस्ट, शाहिद अफरीदी, हर्षल गिब्स, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जैसे कई खिलाड़ियों को टीम में जगह दी। वेणुगोपाल राव और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा बने। शुरुआती रुझानों में इस टीम के प्रति लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसे फेवरेट्स में से एक माना जा रहा था, लेकिन ये सीजन डीसी के लिए बहुत खराब रहा। वो 14 में से सिर्फ आए और टेबल के आखिरी पायदान पर उन्होंने अपना टूर्नामेंट फिनिश किया। टीम ओनर्स ने इस परफॉर्मेंस से सीख लेते हुए अपनी टीम को रिवाइव किया। कप्तानी से वीवीएस लक्ष्मण को हटाकर एडम गिलक्रिस्ट को अपॉइंट किया। इस एक बदलाव ने डीसी के लिए मानो चमत्कार कर दिए। गिलक्रिस्ट की सलाह पर कई लोकल टैलेंट्स को जगह दी गई और आखिर में 2009 का कप ये टीम जीत चुकी थी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स के अनुसार आगे चलकर ये टीम आईपीएल की सबसे बड़ी टीम्स में से एक साबित होने वाली थी और ये सच भी है, क्योंकि जहां कई आईपीएल टीम्स ने आज तक एक बार भी कप नहीं जीता है, ऐसे में अपने दूसरे ही सीजन में अगर कोई टीम कप जीत जाए तो उसके प्रति लोगों का रुझान होना स्वाभाविक है। अगर फाइनेंशियल लेवल पर देखा जाए तो चेन्नई का एक यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन की वैल्यू वाली कंपनी बन जाना उनके ट्रॉफी जीतने से ही जुड़ा हुआ है। उसी तरह से डेक्कन चार्जर्स के स्टार्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने गए थे आने वाले समय में, लेकिन समस्या ये थी कि टीम में बैकएंड पर बहुत कुछ गलत चल रहा था, जिसके बारे में आप आगे जानकर हैरान रह जाएंगे। अब दोस्तों, आईपीएल के तीसरे सीजन की शुरुआत होती है और इस सीजन भी वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगले 2 सीजन डीसी के लिए बहुत मुश्किल साबित होते हैं। वो लगातार टेबल पर सेकंड लास्ट पोजीशन पर फिनिश करते हैं। हालांकि डीसी के फैंस को ये उम्मीद होती है कि पार्थिव पटेल, डैरेन ब्रावो, केविन पीटरसन जैसे खिलाड़ियों के होते हुए 2013 का सीजन तो उनके लिए बेहतर ही होगा, और ऐसी उम्मीद हो भी क्यों ना। उनकी टीम ने पिछले 5 सीजन में एक बार क्वालिफाई किया था और एक बार टाइटल भी जीता था। परफॉर्मेंस के मामले में उनसे आगे सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ही मौजूद थी। ऐसे में फैंस के होपफुल होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन फैंस अवेयर नहीं थे कि उनकी पसंदीदा फ्रेंचाइज को ही स्क्रैप कर दिया जाने वाला है। अगर वो सिर्फ डीसी की जर्सी को ही ध्यान से देखते तो शायद उन्हें समझ में आ जाता कि कुछ गड़बड़ चल रही है। डीसी के ओनर्स डेक्कन क्रॉनिकल 2009 में शर्ट स्पॉन्सर हुआ करते थे और चेस्ट ब्रांडिंग भी किया करते थे। ये दोनों सबसे हाईएस्ट एक्सपेंसिव जगहें होती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स लगाने के लिए। 2010 और 2011 में डेक्कन क्रॉनिकल शर्ट के पिछले हिस्से के स्पॉन्सर बन गए और 2012 में डेक्कन स्पॉन्सर थे ही नहीं। ये दर्शाता है कि डेक्कन क्रॉनिकल्स धीरे धीरे फ्रेंचाइज पर अपना कंट्रोल खो रहे थे और इसका रीजन थे उनके फाइनेंसेस जो बस किसी भी तरह से मैनेज हो रहे थे। लेकिन इस मैनेजमेंट का बबल आखिरकार जुलाई 2012 में फट ही गया। उन्होंने खिलाड़ियों की सैलरी के रूप में 13 करोड़ रुपए
देने थे जो कि फरवरी में दे दिए जाने चाहिए थे, वो उस समय 4 महीने लेट थे। डीसी की तरफ से जुलाई में ये कहा गया कि वो 10 अगस्त तक सारे पैसों का भुगतान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार 14 अगस्त को दोबारा से आईपीएल और डेक्कन क्रॉनिकल्स के ओनर टी वेंकटराम रेड्डी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ये फिक्स हुआ कि जल्दी ही बची हुई पेमेंट्स को चुकाया जाएगा, फाइनेंसेस की चेन को फिक्स किया जाएगा और बैंक्स में फ्रेंचाइज चार्जेस को जमा कराया जाएगा। इसके लिए टी वेंकटराम रेड्डी को 1 महीने का टाइम भी दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप 15 सितंबर तक सब कुछ वाइंड अप करिए। इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों। 14 अगस्त से चीजें डेक्कन क्रॉनिकल्स के हाथ में छोड़ दी जाती हैं। 15 सितंबर तक उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन 13 सितंबर को न्यूज़पेपर्स के एडवर्टाइजमेंट देखकर बीसीसीआई ऑफिशियल्स दंग रह जाते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल्स की तरफ से अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि वो डीसी को बेचना चाहते हैं। उसी दिन पीवीपी वेंचर्स के लोग उन्हें 900 करोड़ का ऑफर भेजते हैं, जो कि डेक्कन क्रॉनिकल्स के ऑफिशियल्स रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि ये डील बहुत सस्ती थी, इसलिए नहीं हो पाती। हालांकि बीसीसीआई को ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि डेक्कन क्रॉनिकल्स को बीसीसीआई से कांटेक्ट करके सरेंडर कर देना चाहिए था, ना कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए था। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जो कि होती है 14 सितंबर को। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है डेक्कन क्रॉनिकल्स के इस बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना। बीसीसीआई ऑफिशियल्स को ये लगता है कि डेक्कन के इस मूव ने लीग की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है और इसी कारण वो 14 सितंबर को ही डीसी को लीग से निकाल देते हैं। वो इसी दिन ये तय करते हैं कि अब इस फ्रेंचाइज को किसी और को दे दिया जाएगा। आगे जाकर सन ग्रुप अगले 5 सालों के लिए इस बिड को जीत जाता है और बीसीसीआई को 425 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए प्रॉमिस करता है, यानी कि 85 करोड़ रुपए हर साल। यहाँ से डेक्कन चार्जर्स बन जाती है सनराइजर्स हैदराबाद। सन ग्रुप इस फ्रेंचाइज का नाम और रंग रूप सब कुछ बदल देता है। इसका फेस बनाया जाता है इन्हें। ये काव्य मरन है। आपने इन्हें कई एसआरएच के मैचेस में देखा भी होगा, लेकिन शायद पहचान न सके हो। ये सन ग्रुप की तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद के सीईओ हैं। बात करें एसआरएच के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो एसआरएच ने अपने पहले साल पिछली टीम के 20 खिलाड़ियों को रिटेन किया और बाकी को ऑक्शन में खरीदा। इनका पहला साल सक्सेसफुल माना जाएगा क्योंकि जर्नी खत्म हुई प्लेऑफ में जाकर। अगर दूसरे साल की बात करें तो इस साल कप्तानी मिलती है शिखर धवन को। अपने दूसरे साल में एसआरएच मैनेजमेंट ने पूरी टीम को रिलीज कर दिया। उन्होंने सिर्फ शिखर धवन और डेल स्टाइन को अपने साथ रखा। ये सीजन टीम के लिए और बुरा रहा। जहां पिछली बार वो प्लेऑफ तक पहुंचे थे, इस बार उन्होंने सिर्फ 5 जीत हासिल की और 6ठे नंबर पर अपने टूर्नामेंट को फिनिश किया। एसआरएच का भाग्य बदला 2015 में, जब उन्होंने डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया। वार्नर ने इस सीजन 7 मैचेस में जीत हासिल की और अगले सीजन 2016 में क्या हुआ ये तो आपको पता ही है दोस्तों। फिर एक बार सामने थी आरसीबी और फिर एक बार ओवरसीज कैप्टन टीम की कप्तानी कर रहा था और फिर से वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। टीम ने जीत हासिल की। तब से लेकर अब तक टीम बाकी टीम से बेहतर परफॉर्म करते हुए एक ब्रांड बन चुकी है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि एसआरएच मैनेजमेंट आईपीएल के सबसे क्रिटिसाइज्ड मैनेजमेंट्स में से एक है, चाहे वो डेविड वार्नर के रिलीज होने की बात हो या फिर राशिद खान के मिसहैंडल की। हालांकि अगर इस साल की बात करें तो वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस को लेकर आए हैं, जो कि टीम के पूरे बिहेवियर को अग्रेसिव करना चाहते हैं। उनकी ये टैक्टिक शुरुआती मैचेस में काम आती हुई नजर भी आ रही है। तो दोस्तों, ये थी डीसी के जाने और एसआरएच के आने की कहानी। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि डेक्कन क्रॉनिकल्स का आगे आखिर हुआ क्या। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक डेट याद रखने के लिए कहा था कि आप 15 सितंबर तक सब कुछ वाइंड अप करिए। इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों, 15 सितंबर। आपको याद होगा कि डेक्कन क्रॉनिकल्स के एडवर्टाइजमेंट वाले मूव के बाद बीसीसीआई तुरंत मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें डेक्कन क्रॉनिकल्स को एक्सपेल कर दिया जाता है। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है 14 सितंबर को, डेक्कन क्रॉनिकल्स को दी गई ड्यू डेट के बस एक दिन पहले। और यही तारीखों का अंतर आगे जाकर बदलता है एक बहुत बड़े कोर्ट केस में। जब डेक्कन क्रॉनिकल्स बीसीसीआई पर मनमानी का केस कर देती है, उनका कहना होता है कि वो यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ड्यूज को क्लियर करने ही वाले थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनसे वो अपॉर्चुनिटी ही छीन ली। हालांकि एडवर्टाइजमेंट एक अलग ही तरह की कहानी कह रही थी, लेकिन आखिर में ड्यू डेट से पहले फैसला किया गया था और ये बात सच भी है। इसीलिए इस केस में अब तक 2 बार फैसले आ चुके हैं और दोनों ही फैसले बीसीसीआई के फेवर में आए हैं। पहला फैसला तब आया जब बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस सीके ठाकुर को इस केस का आर्बिट्रेटर बनाया गया था। उस समय ये फैसला
फैसला किया गया कि बीसीसीआई डेक्कन क्रॉनिकल्स को 4800 करोड़ रुपए पे करेगी, वो भी 10% के इंटरेस्ट रेट पर। अब ये फैसला बीसीसीआई को मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जहां जाकर इस 48 करोड़ को सिर्फ 35 करोड़ कर दिया गया। यहां से डेक्कन क्रॉनिकल्स के पास ये मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करें, लेकिन उन्होंने भी मैटर को खत्म कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी डेक्कन क्रॉनिकल्स और उनकी टीम डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की कहानी। भले ही इस टीम का अंत बुरा हुआ हो और ऐसे अंत की उम्मीद फैंस को न रही हो, लेकिन ये टीम हमेशा आईपीएल के सेकंड एडिशन को जीतने के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहेगी। इस टीम ने फैंस को कई ऐसे यादगार मौके दिए हैं जो उन्हें हमेशा याद रहेंगे, जैसे रोहित शर्मा का हैट्रिक लेना हो या फिर आरसीबी के पैक्ड लाइनअप के खिलाफ फाइनल जीतना हो। इस टीम को फैंस हमेशा याद रखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई को टर्मिनेशन के लिए एक दिन और रुकना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।